हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग टॉक्स के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। आज का टॉपिक एक्चुअली है व्हाई फिक्स डिपॉजिट इज़ अ मनी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट। कि मनी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्यों मैं बोलना चाहता हूँ फिक्स डिपॉजिट को, इसको आज मैं आपको विस्तार में समझाने की कोशिश करूँगा। फिक्स डिपॉजिट में भारत देश में अभी 6.5 से लेके 7% तक का ब्याज बैंक उपलब्ध करा रही है, और वो भी अगर आप 15 महीने तक उसको एज इट इज़ बैंक में पड़े रहने देते हो तब। तो कुछ लोग जो शेयर मार्केट को सट्टा मानते हैं, कुछ लोग जो शेयर मार्केट को स्पेकुलेशन मानते हैं, वो अपने पैसे को इक्विटीज़ में ना लगा के, रियल एस्टेट में नहीं लगा के बैंक में उसका फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट करने के फलस्वरूप उनको जो रिटर्न मिलता है वो उनको मिलता है मैं मैक्सिमम आपको बता देता हूँ कि उनको रिटर्न मिलेगा आज के टाइम पे। अगर वो 2024 में उसको फिक्स डिपॉजिट में रखें तो उनको रिटर्न मिलेगा 1 लाख पे 7,000 रुपये। 1 लाख अगर वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 15 महीने 390 डेज़ 390 दिनों में उनको 1,07,000 रुपये मिलेंगे 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि 7% इंटरेस्ट रेट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। अभी बैंक्स में 5.5%, 6%, 6.5%, कोई ऐसी 1-2 बैंक मिलेंगी आपको रूरल टाइप की जिनका कभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा। वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए 7% प्रॉमिस कर रही है। तो 7% इंटरेस्ट रेट सबसे अधिक मापदंड में लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब ये मनी डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाता है? वो मनी डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट इस तरह से है कि आप इसको इस तरह से समझें कि जो सीपीआई है भारत का, सीपीआई बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, वो है हमारा 5.5% के आसपास। आप समझ रहे हैं? अब बोले कि भाई साहब ये सीपीआई किस चिड़िया का नाम है? तो सीपीआई क्या है? जो हमारा एवरेज परचेजिंग प्राइस है, मतलब आप कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु खरीदते हैं मार्केट से, कोई सर्विस लेते हैं, तो उसका एक एवरेज आंकड़ा निकालती है सरकार। तो वो 5.5 है, 5.5%। और इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट हमारी 6% के आसपास है। तो मेरा सीधा कंसेप्ट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब जो हमारी मूल्य में वृद्धि होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि रुपए के वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम इन्फ्लेशन रेट बोल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट ही हमारा 5.5-6% है, ठीक है। 6% इन्फ्लेशन रेट है और 5.5% सीपीआई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें 1 मिनट के लिए तो 11.5% का हमारा आंकड़ा निकलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट
ये जो सामान्य 2 रेट्स हैं इंडिया के सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सरकारी वेबसाइट से जो डेटा लेके मैं आपको बोल रहा हूँ, इन दोनों को मैंने बस प्लस कर दिया। ये क्या आ रहा है 11.5%, 6 5 11 आधा परसेंट और, तो 11.5% आ रहा है। और आपको जो है वो फिक्स डिपॉजिट में जो प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 7%। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो वैल्यू है आपका पैसे की वो 3-4% के हिसाब से गिर रहा है अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो। यानी कि अगर मैं 5 साल के लिए 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ तो उसकी 5 साल के बाद वैल्यू होनी चाहिए, अगर एज्यूमिंग है तो तकरीबन 7 5 35, 1.35 होनी चाहिए। लेकिन वो जो 1.35 है उस रुपीज़ की ही वैल्यू भाई साहब 1 लाख रुपए हो जाएगी 5 साल के बाद। आप समझ रहे हैं बात? आपने फिक्स डिपॉजिट कराया तो 5 साल में 7 5 35, 7 हज़ार आपको 5 साल मिले तो 1,35,000 आपको बैंक तो दे देगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 लाख दिया था मैं, 35,000 मुझे तो, मेरा तो वैल्यू बढ़ गया पैसे का, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि जो आज 10 रुपये है, समझ रहे हैं आप, 5 साल के बाद वो 15 रुपये का वैल्यू रखता है। मतलब आज अगर आप पार्ले जी 10 रुपये की खरीद रहे हैं तो वो 5 साल के बाद आपको 15 में मिलेगी। इसी को महंगाई दर कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट। तो जो 1.35 का सामान है आपका, वो 1 लाख ही 5 साल के बाद 1.35 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, 1.35 1.40 हो जाएगा, आपको मिलेंगे 1.35 ही। तो 5,000 आप माइनस में ही जाएंगे। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा घट रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखा गया है जनरली, ऐसा विकासशील देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, जो भी विकासशील देश हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, ये एक डिबेट का मुद्दा है। और दूसरा एक ये भी मुद्दा है कि जितना करप्शन होगा किसी देश में, या किसी देश के पे जितना डेप्ट होगा, लोन होगा, या उसके फंड्स को विजय माल्या जैसे लोगों ने अगर उस देश के फंड्स को गलत तरीके से यूज़ किया और उसको चुकाया नहीं, तो उसका बर्डन आम जनता पे ही आता है महंगाई दर के रूप में, जिसका सीधा आप देखते होंगे कि 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। गवर्नमेंट इसमें दोष नहीं दे सकते आप गवर्नमेंट को, और दोष दे के आपको क्या हो जाएगा, वाहवाही मिल जाएगी। तो पर्सनल फाइनेंस तो आपको खुद देखना होगा, और इसका सीधा सीधा रास्ता है, इसका सीधा सीधा रास्ता है कि आप अपने पैसे से कोई एसेट खरीद लें, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, सोना हो, कोई घर हो, या इक्विटीज़ हो। इक्विटी जो है वो कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, वो एक असेट क्लास है। असेट क्लास मीन्स जिस तरह से एक ज़मीन होता है, जिस तरह से आप किसी कंपनी में एक अपने पैसे का असेट एलोकेट कर रहे हैं, अपना पैसा उसमें एलोकेट कर रहे हैं, जिस तरह से महंगाई दर बढ़ेगी उसके जो इक्विटी का प्राइस है, अगर वो अच्छी कंपनी है तो उसकी इक्विटी का प्राइस भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ेगा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस उसका ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के साथ। और उसमें प्लस क्या होता है, इन्फ्लेशन तो उसमें एडेड है ही 6-6.5% का, जो कि आपको हो सकता है डिविडेंड के रूप में मिल जाए इधर उधर से, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो। दूसरा क्या है भाई साहब, आप उस कंपनी के ग्रोथ के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। अब
कंपनी तो ग्रोथ प्रॉफिटेबल कंपनी अगर है कोई 10-20 साल से 20 साल से, अगर वो सेबी में या अन्य संस्थानों में अगर वो रिपोर्ट कर रही है कि भाई साहब मुझे इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, हर फाइनेंशियल ईयर में अगर उसके प्रॉफिट्स बढ़ते क्रम में है तो डेफिनेटली वो एक ग्रोइंग कंपनी है। और अगर वो ग्रोइंग कंपनी है और अगर वो अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ करना जानती है वो कंपनी, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने शेयर धारकों को उचित लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी और वही उचित लाभ आपको प्रॉफिट, फ़ायदे के रूप में मिलता है। मैं अभी आपको वायदा बाज़ार की बातें नहीं कर रहा हूँ। वायदा मीन्स ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात या फ्यूचर ट्रेडिंग की बात या कोई भी ट्रेडिंग की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको फंडामेंटल जो चीज़ है, जो फंडामेंटल पे जो हमारा मार्केट चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि लोग इक्विटी में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट है। हम उसमें डायरेक्ट अगर जाएं तो उसमें रिस्क होता है। फिक्स डिपॉजिट को हमने मान लिया है कि ये रिस्की नहीं है, ये एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, जबकि ऐसा है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे नहीं है। अगर आपको 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है तो आपको भारत जैसे देश में 5 लाख का ही वो मिलता है कवर, इन मतलब श्योरिटी कि अगर बैंक डूब गई तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। चलो मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख आपके सेफ है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जो फिक्स डिपॉजिट पे पड़ेगा उसमें आप खा जाओगे मात। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7% का, इन्फ्लेशन है 6% भारत में, तो आप 1% आप समझ लो क्या होता है। दूसरा, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट जो है भाई साहब, मतलब आपने अगर फिक्स डिपॉजिट कहीं पे करवाया है 390 दिन का और आप उसको पहले निकालना चाहते हैं तो उस पे कुछ फ़ाइन लगता है। इक्विटी में सीधा बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है, एग्जिट लोड लगेगा 1%, सीधा हिसाब है। दूसरा, टैक्स इम्प्लीकेशन तो भाई साहब फिक्स डिपॉजिट पे टीडीएस काटेगा और इधर जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा, तो ये अंतर है। लेकिन इक्विटी में जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं तो सिंपल इक्विटी, अगर आपको कोई इक्विटी क्लास में जाना है खुद से चुन के, तो मैं आपको एक सीधा साधा रास्ता बताता हूँ। आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई, अगर जैसे आपने देखा कोई आपको इक्विटी पसंद आ रहा है तो उस इक्विटी क्लास को आप इस तरह से देखो कि उस इक्विटी में पहले वो आप देखो कि ये इक्विटी लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है या मिड कैप में है। वो आपको इंडेक्स देख के moneycontrol.com नाम की वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि भाई ये साहब, ये जो स्टॉक है, ये पूरा इंडेक्स आप जांचोगे आपको पता चल जाएगा। जांचने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये स्मॉल कैप इंडेक्स में लिस्टेड है या मिड कैप में है या लार्ज कैप में, सबसे पहली बात। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो इक्विटी आप ले रहे हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, उस इक्विटी में कम से कम 5 से लेके 10 म्यूचुअल फंड जो आपके 3 स्टार हैं, जिनको 3 स्टार मिला हुआ है, 5 स्टार मिला हुआ है, जो 3-4 दिग्गज म्यूचुअल फंड है, 5-7 आपके जो आपके देश के जो 5-7 दिग्गज म्यूचुअल फंड हैं, वो उसमें इन्वेस्टेड हैं या नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक एकदम क्लियर है। मैंने म्यूचुअल फंड देख लिया। मान लो कि मुझे SBI का शेयर पसंद है। अब मैंने देखा कि 5, इसमें तो सब म्यूचुअल फंड, लगभग देश के सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सभी SBI में इन्वेस्टेड हैं, बराबर है। तो क्या मुझे वो
खरीद लेना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे आप मार खा रहे हो। आप उसके प्राइस को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस को कैसे एनालाइज करें भाई, अब तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ प्राइस जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस शेयर को, जो भी शेयर आपको पसंद है, उस शेयर को आप SIP के माध्यम से खरीदेंगे। मतलब एक मुश्त पैसा ना देकर आपको क्या करना है, अब तो भाई साहब ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे भी स्टॉक में भी आप कर सकते हैं SIP। मान लीजिए कि SBI का मूल्य 600 रुपये है और वो 52 वीक्स हाई पे है, किसी भी मूल्य पे है, लेकिन अभी करंट प्राइस 600 रुपया, एक सेकेंड के लिए मान के चलते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, मेरे पास है 1 लाख रुपया। देखिए डिसिप्लिन आदमी कर नहीं पाता है, सोचना बहुत आसान है पर करना कितना मुश्किल है। आपको क्या करना है, आपको 10,000 रुपये लगाने हैं SBI में, 600 मूल्य पे, बढ़ गया 600 का 610 हो गया अगले महीने, फिर आपको 10,000 रुपये लगाने हैं। अगले महीने उसमें जो है 610 के बदले वो 580 चला गया, तो फिर आपको 10,000 लगाने हैं। 580 के बाद वो फिर 600 रुपये चला गया, फिर आपको लगा देना है। तो इस तरह से 10 महीने अगर आप उसमें SIP करते हैं SBI में, तो वो आपको एक उचित मूल्य पे, उस साल के उचित मूल्य पे आपको मिल जाएगा। 10 इंस्टॉलमेंट में आपके जो है 1 लाख रुपए उसमें डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे। अब जो है 1 लाख रुपए जब आपने उसमें लगाए, तो आपको रुकना है मिनिमम 5 साल, और उसके बाद आपको एनालाइज करना है। इतना करेंगे आप, तब आपको कहीं ना कहीं 12 से 15% का रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। यदि आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहते, आपको जो है स्टॉक नहीं समझ में आता है, तो मैं तो आपको सिंपल रास्ता बताता हूँ, ETF लें, इंडेक्स का ETF लें। लेकिन इंडेक्स का ETF लोग के लिए ख़रीदना इतना मुश्किल है, लोग खरीद ही नहीं पाते। जब खरीदने की कोशिश करेंगे उनको महंगा ही नज़र आता है पता नहीं क्यों। तो ETF में इन्वेस्ट करने की सलाह जो है वो मैं शुरू से देता आया हूँ, और इंडेक्स ETF मेरा फेवरेट है। तो मैं आपको इंडेक्स ETF को कैसे ख़रीदना है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में YouTube के वीडियो के माध्यम से आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। तो आज के लिए ज्ञान का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज्ञा दीजिए। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।